मुल्ताई में घूमते हैं, बच्चों को मोटरसाइकिल पे 3-4 बैठे हुए देखते हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे इस लाइन पे चल दिए हैं। सुनते हैं कि वो आजकल सिगरेट पीने लगा है या शराब पीने लगा है या गुटखा खाता है, तम्बाकू खाता है। सर, नई शिक्षा नीति एनईपी के बारे में बताइए। जो स्ट्रीम सिस्टम था 11th-12th में, उसको ख़त्म कर दिया है। स्ट्रीम सिस्टम मीन्स आप मैथ ले रहे हैं और फिजिक्स वाला के साथ हम लोग ऑनलाइन में टाई अप किए हुए हैं। कई जो माएँ हैं मजदूरी करती हैं, उनका कहना होता है कि मैं 2 दिन महीने में ज़्यादा मजदूरी कर लूँगी पर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजूँगी। लोग प्राइवेट स्कूल्स में इतनी फीस देकर के बच्चों को इसलिए भेजते हैं ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिले, ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। लेकिन इसके बावजूद देखिए, अपना जो क्षेत्र है मुल्ताई, वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। ज़्यादातर पेरेंट्स जो है कृषि से जुड़े हुए हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, तो स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। जब स्कूल में एग्ज़ाम्स का समय होता है तब उनके खेती बाड़ी का समय होता है, कटनी का समय होता है। कई बार वो बच्चों को उसमें एंगेज कर लेते हैं, उस वजह से बच्चों की पढ़ाई जो है पीछे चली जाती है। सर, अगर किसी स्टूडेंट को जो 11th-12th में हो, जैसे 10th-12th में बोर्ड क्लासेस में, तो उनको अपनी स्टडी को मैनेज करना है, वो कैसे करें? आजकल बच्चों को नर्सरी से ट्यूशन भेज देते हैं, कितना सही है ये? तो उस दिन तो पिताजी ने रात भर घर में घुसने नहीं दिया था, मारा अलग से था। सर मैं बीमार था, सर मेरे पापा को ऐसा हो गया था, सर इसलिए ऐसा नहीं कर पाया। खास तौर से बॉयज़, लड़कियां तो यदि किसी क्लास में 20 हैं तो 17 या 16 पढ़ाई में अच्छी होती हैं, 2-3 ही जो है पढ़ाई में कमज़ोर होती है। बॉयज़ यदि किसी क्लास में 20 है, कई बार आंसर ऐसे लिखे होते हैं जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता है। खास तौर से बॉयज़ की आंसर शीट्स ऐसी होती है, मैम ये मैं इसमें 100 रुपये का नोट रख रहा हूँ और या 500 रुपये का नोट रख रहा हूँ। और ये लोकल एग्जाम्स में नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा होता है। पर आज के पेरेंट्स ऐसे नहीं, सबके एक ही बच्चे होते हैं, उसको इतना लाड़ किया होता है कि यदि बच्चे को टीचर ने आग उठा के भी देख लिया है तो वो टीचर पे चढ़ाई करते हैं। लास्ट ईयर एक बच्चे ने घर जाके बता दिया कि देखो मेरे गाल पे निशान है, बेटा तुझे टीचर ने मारा, तो उसने कहीं धीरे से ऐसी गर्दन हिला दी। पेरेंट्स तो 3-4 पेरेंट्स को और साथ में लेके स्कूल आ गए और मैंने भी देखा तो वास्तव में उसके गाल पे ऐसी लाइनें थी। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जिस टीचर ने ज़्यादा मारा है, मैं उनके सब्जेक्ट में अच्छा हुआ हूँ। सर, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये अच्छा नहीं है, तो आपका क्या कहना है? पर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स ये मान के बैठ जाता है कि भाई मेरी तो सैलरी फिक्स है। हर साल या 2-3 साल में स्कूल की फीस बढ़ाई जाती है, तो ये किस आधार पर बढ़ाई जाती है और क्यों बढ़ाई जाती है? आज के टाइम में एजुकेशन सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स कंपटीशन फेस कर रहे हैं और स्कूल का रोल पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन इस बदलते जमाने में भी कुछ इंस्टीट्यूशंस और कुछ लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग का एक मिशन बना चुके हैं। और आज के हमारे गेस्ट उन्हीं लोगों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरोला पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सुरेंद्र राठौर जी। वो व्यक्ति जिन्होंने स्कूल को स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, डिसिप्लिन और मॉडर्न एजुकेशन का परफेक्ट ब्लेंड बनाने का काम किया। आज के इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्कूल मैनेजमेंट से लेकर पेरेंटिंग तक, स्पोर्ट्स से लेकर स्टूडेंट प्रेशर तक, मॉडर्न एजुकेशन से लेकर ग्राउंड रियलिटी तक। सो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस कन्वर्सेशन में आपको वो पर्सपेक्टिव मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सर, जब आपने स्कूल शुरू किया उस वक्त आपके मन में क्या विजन था? वो कौन सी डेडिकेशन और इंस्पिरेशन थी जिसने आपको इतने बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करने के लिए मोटिवेट किया? देखिए, जब मैं बीएड कर रहा था उस समय टीचिंग के लिए जाना होता है किसी स्कूल में। जब आपका लास्ट सेम होता है तब आपको टीचिंग के लिए जाना होता है। तो मुझे भोपाल का एक मॉडल स्कूल दिया गया जो गवर्नमेंट स्कूल था। पर वहाँ के जब बच्चों को मैंने देखा, वहाँ की फैसिलिटीज़ देखी, तो मुझे लगा कि नहीं, हम लोग जहाँ पढ़ते हैं छोटी जगह पे, वहाँ ये फैसिलिटी नहीं है, ऐसे टीचर नहीं है, तो ऐसी सुविधाएं वहाँ भी होना चाहिए। तो ऐसा विचार करके मैंने सोचा कि अपना कोई स्कूल स्टार्ट किया जाए। शुरुआत से लेकर आज तक के सफ़र की स्टोरी क्या है? देखिए, पहले मैं 2001 में शिक्षाकर्मी एक पोस्ट हुआ करती थी, उस पे था। तो वहाँ मैं सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि ना टीचर पढ़ाना चाहते थे, ना बच्चे पढ़ना चाहते थे। मुझे लगा अपना कुछ किया जाए। फिर मैंने 2004 में स्कूल स्टार्ट किया। अब कोई भी नई चीज़ आप स्टार्ट करते तो स्ट्रगल तो करना पड़ता है। तो शुरुआत में मेरे पास 34 स्टूडेंट्स थे। वो भी काफ़ी एडवर्टीज़मेंट करने के बाद, लोगों से कांटेक्ट करने के बाद कर पाया था मैं। पर धीरे धीरे उसमें संख्या बढ़ती चली गई, कभी माइनस में नहीं गई और वही पॉजिटिव रहता है। और ग्राफ जितना स्टेडली ग्रो करता है वो स्थायी होता है।
यदि ग्राफ एकदम से ग्रो कर लेता है तो वो भी स्थायी नहीं हो सकता है कई बार, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो धीरे 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 होता है। और 2004 से आज तक बहुत सारी समस्याएं भी आई, तो ऐसा कोई भी काम जिसमें समस्या ना हो उसको तो सब लोग करते हैं। तो ऐसे काम जो कठिन हो उनको करने में भी मज़ा आता है, और जब आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आपका कोई कंपटीटर भी नहीं होता है, क्योंकि उतना स्ट्रगल हर कोई नहीं कर सकता। देवी उर्मिला शिक्षा समिति के बारे में बताएं और इस स्कूल में उनका क्या योगदान है। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट या स्कूल कह लें अपन, स्कूल कॉलेज जब आप स्टार्ट करते हैं तो इंडिविजुअल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं कि कोई ट्रस्ट इसको रन करेगा। तो पहले आपको स्कूल स्टार्ट करने से पहले एक ट्रस्ट बनाना होता है। ट्रस्ट आपके परिवार के लोगों का भी हो सकता है या समाज के लोगों का भी हो सकता है, किसी को भी आप ट्रस्ट में रख सकते हैं। और ट्रस्ट में ऐसे लोगों को रखा जाता है जो उस चीज़ को समझते हैं और अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ऐसा ट्रस्ट में कम से कम 7 मेंबर्स होने जरूरी होते हैं। तो इसलिए हमने एक ट्रस्ट बनाया जो हमारी मम्मी के नाम पे था, उनका नाम उर्मिला बाई है, तो हमने देवी उर्मिला शिक्षा समिति के नाम से ट्रस्ट बनाया। जो ट्रस्ट के ट्रस्टी होते हैं वो स्कूल को गवर्न करते हैं, वो ही स्कूल चलाते हैं। हाँ, ये अलग चीज़ है कि वो अपना एक प्रिंसिपल रख देते हैं, एक डायरेक्टर रख देते हैं, वाइस प्रिंसिपल रख देते हैं, वो लोग इंस्टीट्यूट को या स्कूल को रन करते हैं। परंतु हमने ये सब नहीं किया, हमने खुद डायरेक्ट किया, स्कूल को डायरेक्शन दिया, खुद प्रिंसिपल रहे। देखिए, 2000 बच्चे अभी स्कूल में हैं, इतने बड़े स्कूल को संभालने के लिए कम से कम 2 या 3 प्रिंसिपल चाहिए होते हैं। जी बिल्कुल। अब एक प्राइमरी का, एक मिडिल का, एक हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी का, ऐसे आपको 3 प्रिंसिपल रखने चाहिए थे। अब इतने प्रिंसिपल को यदि अपन सैलरी देंगे और उनसे काम करवाएंगे तो स्कूल को क्या प्रॉफिट होगा, अपन स्कूल में नई चीज़ कैसे कर पाएंगे। तो इतने सब काम डायरेक्टर के, प्राइमरी प्रिंसिपल के, मिडिल प्रिंसिपल के, हाई स्कूल हाई सेकेंडरी प्रिंसिपल के सारे काम हमने ही संभाले, क्योंकि हमको जो बचत हो रही थी वो उसको स्कूल में लगाना था, स्कूल को आगे बढ़ना। जी तो ये ऐसा ट्रस्ट होता है और ट्रस्ट स्कूल को फिर रन करता है। और ट्रस्ट जो है वो मेंबर्स को अपॉइंट करता है, टीचर्स को अपॉइंट करता है और वो स्कूल चलाता है। सो जैसे आपने बताया कि ये आपके माताजी के नाम पर ट्रस्ट ओपन हुआ था, तो मतलब ऐसे कोई भी ओपन कर सकते हैं अपने माताजी के नाम पर, इसे चला सकते हैं। जी जी। और इसे मतलब अगर कोई दूसरा स्कूल वाला अगर चलाना चाहे तो वो भी चला सकते हैं इस ट्रस्ट पे। हाँ बिल्कुल, एक ट्रस्ट पे आप चाहे जितने स्कूल, चाहे जितने कॉलेज चला सकते हैं, चाहे जितने कोचिंग सेंटर्स चला सकते हैं। बस आपको उसका ऑडिट प्रॉपर करवाना होता है और ITR आपको फाइल करना होता है। जी। और ट्रस्ट है, कोई भी बना सकता है, हम्म। रजिस्टर्ड होना चाहिए। फॉर्म एवं सोसाइटी भोपाल से रजिस्टर्ड होता है। एक सेंट्रल का ट्रस्ट होता है, उसमें आप पूरे इंडिया में वर्क कर सकते हैं। यदि आपका MP का ट्रस्ट है तो आप पूरे MP के अंदर अपना काम कर सकते हैं। सो इस ट्रस्ट में अभी कितने स्कूल्स हैं? अभी फिलहाल एक ही है, कोरोना पब्लिक स्कूल एक ही है। रिसेंटली आपके इंस्टीट्यूशन ने नीट JEE जैसे हाँ, इसके लिए हम लोगों ने क्लासेस लॉन्च, क्वांटम नाम से हमने क्लासेस स्टार्ट की है। शायद फिजिक्स वाले के साथ में। हाँ, फिजिक्स वाला के साथ हम लोग ऑनलाइन में टाई अप किए हुए हैं। वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेते हैं बच्चों को उसका प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो घर पे अटेंड करते हैं। और 6 से 8 तक फाउंडेशन जो है वो भी हमने फिजिक्स वाला के साथ किया हुआ है। पर कुछ बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं करना चाहते हैं, और मैं भी मानता हूँ कि ऑफलाइन रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, हमारे जो अच्छे बच्चे हुआ करते थे, जो पेन टॉप करते थे, वो 11th में किसी इंस्टीट्यूट में चले जाते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट JEE के लिए। तो जो प्रतिभा पलायन हो जाता था, उससे स्कूल का जो रिजल्ट था 12th का सही नहीं बन पाता था। इस वजह से हमने जो क्लासेस है वो यहीं स्टार्ट की है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं वो वहाँ कर सकते हैं। सो ये सारे बच्चों को क्लासेस मिलती है या फिर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होते हैं या फिर क्लासेस होती है उन्हें मिलती है? नहीं, सारे बच्चे उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। उन क्लासेस की नॉमिनल फीस होती है। जो कोर्सेस कोटा में, दिल्ली में 75,000 1 लाख के होते हैं, 12,000 15,000 में उन कोर्सेज को कराते हैं। नई शिक्षा नीति NEP के बारे में बताइए। देखिए, नई शिक्षा नीति जो है एक बड़ा विषय है। मैं संक्षेप में बात करूं तो जो शिक्षा अंग्रेजों के समय से स्टार्ट की थी, अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति थी, उसको 1968 में एक बार नई शिक्षा नीति बनाई गई भारत सरकार के द्वारा। फिर 86 में दूसरी शिक्षा नीति बनी। 92 में प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव के समय उसमें कुछ संशोधन हुए। पर जब 2013 में BJP की गवर्नमेंट बनी तो इनके मैनिफेस्टो में था, जब स्मृति ईरानी जी शिक्षा मंत्री हुआ करती थी,
तो उन्होंने कहा था कि हम भारत की शिक्षा पद्धति में बहुत परिवर्तन लाएंगे, और उसी के परिणाम स्वरूप 2016 में नई शिक्षा नीति के लिए एक कमेटी गठित हुई के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में, जो इसरो के साइंटिस्ट रहे हैं। तो उन्होंने फिर इस पे अपने 7 मेंबर्स के साथ इस पे काम किया। 16 से 2019 तक इन्होंने वर्क किया, और उसके ही परिणाम स्वरूप उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके स्टडी की कि शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन होने चाहिए और क्या सुधार की आवश्यकता है। और उन्होंने 2020 में फिर ये NEP रेडी करी, गवर्नमेंट को सौंपी। गवर्नमेंट ने उसे 2020 में अप्लाई किया। चूँकि उसके बाद कोरोना आ गया तो 2-3 सालों तक तो इसको अप्लाई नहीं कर पाए। सो अभी इम्प्लीमेंट हो चुका है। हाँ, 2023 से मान के चलिए कि स्टार्ट हो गई है। इसके सारे बिंदुओं पे तो रिजल्ट अभी अपने को नहीं मिले हैं, पर कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिन पे अपने को रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे इन्होंने जो स्ट्रीम सिस्टम था 11th-12th में, उसको ख़त्म कर दिया है। स्ट्रीम सिस्टम मीन्स आप मैथ ले रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना पड़ेगा। यदि आप बायोलॉजी ले रहे हैं तो आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ये स्ट्रीम सिस्टम अभी नई शिक्षा नीति के तहत ख़त्म कर दिया गया। आप मैथ भी ले लो, आर्ट का कोई विषय ले लो, कॉमर्स का कोई विषय ले लो, आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो लेके पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरा इसका इफेक्ट ये दिख रहा है कि पहले गवर्नमेंट फर्स्ट क्लास से, मतलब 6 साल के बच्चे से 12th क्लास के बच्चे तक नज़र रखती थी। किसी स्टेट की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 6 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों पे हुआ करती थी। पर अभी उसको चेंज करके पहले 10+2 हुआ करता था, 10th क्लास, फिर 11th क्लास और 12th क्लास, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। किंतु अब NEP में अब कर दिया है नर्सरी क्लास से 12th क्लास तक। अभी जो 10+2 को रिप्लेस करके इन्होंने 5+3+3+4 कर दिया है। तो अब जो गवर्नमेंट है वो नर्सरी क्लास से बच्चों पे नज़र रख रही, वहाँ से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जा रही है गवर्नमेंट की कि नर्सरी क्लास से 12th क्लास तक कोई भी बच्चा स्कूल ना छोड़े तो छोड़ रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है उसको पता करे। तो ये नई शिक्षा नीति का प्रभाव हमको दिखाई देने लगा है। बट एक चीज़ हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक के। हाँ, देखिए कुछ स्कूलों को जानकारी का अभाव है या संसाधनों की कमी है, तो वो लोग ये सब अभी लागू नहीं कर पाए हैं। धीरे धीरे इस पे वर्क चल रहा है। कोई भी नई चीज़ लागू होती है तो कुछ समय उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आगे कुछ वर्षों में ये जो है नई शिक्षा नीति पूर्णतः लागू हो जाएगी। सर, मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बताओ, आप इतना बड़ा स्कूल कैसे मैनेज करते हो? हाँ, ये देखिए, कोई भी आप काम स्टार्ट करते हैं जब छोटा होता है तब तो आपके पीछे काम कम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। पर जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। जैसे मैं स्कूल को लूँ तो जैसा मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, तो प्रिंसिपल तो मान के चलो बहुत कम ही समय रह पाता हूँ। कभी प्यून हो जाता हूँ, कभी वॉचमैन हो जाता हूँ, कभी टीचर हो जाता हूँ, कभी प्रिंसिपल हो जाता हूँ, कभी डायरेक्टर हो जाता हूँ। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, स्कूल की सफाई से लेके, स्कूल की टाइमिंग से लेके, टीचर्स टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, बच्चे टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, स्कूल के कैश मैनेजमेंट को लेके, फीस प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही तो आपके खर्च जो है एक्चुअल जहाँ होने चाहिए वहाँ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और स्कूल को आपको आने वाले समय के लिए अपडेट भी तो करना है। तो उन सब चीज़ों पे भी आप पैसा लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अभी CBSE कहता है कि आपको फ्यूचर रेडी स्कूल तैयार करने हैं। फ्यूचर रेडी स्कूल इट मीन्स कि आपका 10 साल बाद क्या परिवर्तन आने वाले, उसके लिए आपको अभी से रेडी होना है। तो इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, उन सब चीज़ों के लिए टीचर्स को तैयार करने होते हैं। जैसे अभी आप AI सुन रहे हैं, हाँ, तो आपको अपने टीचर्स को ट्रेन करना होगा उस चीज़ के लिए कि भाई वो AI का यूज़ करके अपनी स्टडी को कैसा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी होती है टीचर्स को। तो काम तो बहुत सारे होते हैं, और मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई आपको कल स्कूल में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करना है, तो ऐसा नहीं कि आपने मीटिंग ले ली, बता दिया कल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करेंगे। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है। कल अपने को इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ये काम होंगे, इस काम को कौन संभालेगा, इसको कौन संभालेगा, इसको कौन संभालेगा, ये सब आपको पहले से ही तैयारी करनी होती है। इट मीन्स आपको होमवर्क पहले कर लेना होता है, नया कोई काम आप करते हैं तो स्कूल में जितने भी फंक्शंस होते हैं, इवेंट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है।
सर अगर किसी स्टूडेंट को जो 11-12 में हो, जैसे 10-12 में बोर्ड क्लासेस में, तो उनको अपनी स्टडी को मैनेज करना है, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, अभी आपको कंफ्यूज करने वाली चीज़ें बहुत सारी है। आपको आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको टेस्ट पेपर भी सॉल्व करने हैं, आपको टीचर्स ने जो वर्क दिया है वो भी करना है, आपको कुछ समय मोबाइल पे अच्छे यूट्यूब के वीडियोस भी देखने हैं। तो स्टूडेंट को भी चाहिए कि कौन सी चीज़ प्रायोरिटी से किया जाए, कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब में आप उलझ के रह जाएंगे। आप पहले डिसाइड कीजिए कि इतनी सारी चीज़ें मेरे पास हैं, इनमें सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है, मुझे किस पे वर्क करना है, किसको फॉलो करना है, इसके करने से मैं अच्छे परसेंट बना सकता हूँ। पहले वो डिसाइड कीजिए, फिर उस काम में लग जाइए। फिर आपको दूसरी कोई चीज़ दिखाई नहीं देनी चाहिए कि मुझे ट्यूशन जाना है या स्कूल के ही भरोसे मैं रिजल्ट बना लूँगा या ऑनलाइन क्लासेस के भरोसे रिजल्ट बना लूँगा। तो ये सब चीज़ें आपको पहले डिसाइड करनी होती है। सर हर पेरेंट्स स्पोर्ट्स को करियर की तरह नहीं देखते हैं, सो ऐसे पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए स्कूल क्या एफर्ट्स करता है? देखिए, स्कूल में स्पोर्ट्स के लिए हम लोग सारी फैसिलिटीज़ देते हैं और ऐसे भी गेम्स हम लोग उपलब्ध कराते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होते हैं। और स्कूल में यदि तैयारी अच्छी हो जाए, उसके बाद जो गवर्नमेंट है बहुत सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है। पहला इनका ब्लॉक लेवल का होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, फिर संभाग का होता है, फिर स्टेट का होता है, फिर नेशनल का होता है। तो जब आपने तैयारी अच्छी करा दी है, बच्चा जब ब्लॉक लेवल पे सेलेक्ट होता है तो खुद ही मोटिवेट होता है। पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा स्पोर्ट्स के फील्ड में कुछ कर रहा है। हम लोग भी उनको बुला के मोटिवेट करते हैं कि एक बार बच्चा नेशनल खेल लेता है तो एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट होता है जो बहुत जगह काम आता है। और नेशनल खेल लेने के बाद बच्चे का सिलेक्शन जो होता है वो इंडिया की टीम के लिए भी हो सकता है। तो उनको इस तरह से बुला के मोटिवेट करते हैं। और हर इवेंट के बाद पूरे स्कूल के सामने, पूरी इनकी क्लास के सामने इनको मोटिवेट किया जाता है। कोई अवार्ड वगैरह प्रदान किए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जाते हैं। तो और भी बच्चे इसके लिए मोटिवेट होते हैं और पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं नहीं, हमारा बच्चा अच्छा काम करता है। जब वो एक आध बार अपने बच्चे की न्यूज़ पढ़ लेता है पेपर में तो बड़ा खुश होता है और बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बट स्टार्टिंग फेज में तो मतलब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते उतना। देखिए, एक चीज़ पेरेंट्स की भी ये सही होती है कि भाई हमारे बच्चों को जो है बेसिक चीज़ें पढ़ाई की पहले आना ज़रूरी है। और हम भी ये चीज़ मानते हैं कि जब बच्चा स्कूल आ रहा है तो मेन फोकस तो स्कूल का उसके बेस पे होना चाहिए कि बच्चे को हिंदी रीडिंग आ रही है, इंग्लिश रीडिंग आ रही है, आंसर अपने मन से लिख सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं उसको। तो ये बेसिक चीज़ें ये आती है। अब सेकेंडरी चीज़ है स्पोर्ट। तो यदि पालक स्कूल भेज रहा है, स्कूल की फीस भर रहा है, उस जिस काम के लिए उसने भेजा है वो चीज़ नहीं आ रही है और आप स्पोर्ट बहुत अच्छे करा रहे हो, तो ये भी बात मैं मानता हूँ, अपना मेरा व्यक्तिगत वक्तव्य है कि बेसिक चीज़ें आना पहले ज़रूरी है और उसके बाद फिर उनको स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट किया जाए। अब एक चीज़ तो सर्वमान्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, तो स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, पर बेसिक चीज़ें होने के बाद। सर वैसे आज से कुछ समय पहले की अगर बात करें तो उस टाइम पर क्या होता था कि स्कूल जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते थे या फिर पढ़ाई में अच्छे होते थे उन्हीं को स्पोर्ट्स पीरियड देते थे। बट आज गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है कि सभी बच्चों को स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पीरियड मिलना चाहिए। सो ये अभी हो रहा है स्कूल्स में या नहीं हो रहा है? हाँ, पहले ऐसा होता था। आप सही कह रहे हैं कि जो बच्चे कमज़ोर हैं पहले उनको पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। ऐसा कहा जाता था कि पहले आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जब आपकी बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तब आप इसको स्पोर्ट के लिए ले जाएंगे, तब आपका स्पोर्ट कराएंगे। पर अभी जो परिवर्तन आया है वो ये आया है कि ठीक है भाई, कोई बच्चा यदि पढ़ाई में कमज़ोर है तो वो स्पोर्ट्स में भी कमज़ोर रहे, ज़रूरी नहीं है। जो पढ़ाई में कमज़ोर है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा निकल सकता है। तो अभी वो पहले वाली चीज़ें नहीं रही। अब तो सारे बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा निकल जाता है। तो अभी ऐसा परिवर्तन आ गया, सबको समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। सर मतलब पहले क्यों होता था ऐसा? क्यों स्कूल्स मतलब ऐसा क्यों करते थे कि बच्चों को सभी को बराबर स्पोर्ट्स नहीं देते थे? देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी तब ऐसा मानना था कि पेरेंट्स ने जिस उद्देश्य से बच्चों को हमारे पास भेजा है, पहले वो उद्देश्य पूरा हो जाए, उसके बाद अपन सेकेंडरी चीज़ें करेंगे, जैसे म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स, हम इनको सेकेंडरी चीज़ों में रखा करते थे उस समय। पर अब ऐसा नहीं है, अब सारी चीज़ें साथ में होती है। अक्सर पीटीएम में कई सारे पेरेंट्स नहीं आते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे कि अगली बार वो जरूर आए?
देखिए, अपना जो क्षेत्र है मुल्ताई, वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। ज़्यादातर पेरेंट्स जो है कृषि से जुड़े हुए हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि भई हम खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं हैं और टीचर्स के साथ जाके बच्चे की पढ़ाई के बारे में क्या बात करेंगे। इस वजह से वो संकोचवश नहीं आ पाते हैं। पर अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और स्कूल्स ने भी स्टार्ट कर दिया है कि पीटीएम से पहले एक बार पेरेंट्स को कॉल किया जाता है। कॉल करके उन्हें बताया जाता है कि नहीं, इस मीटिंग में हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे, सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स में कैसा है, हम लोग जो स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं स्कूल में डॉक्टर्स को बुला के, तो भाई स्वास्थ्य के बारे में भी बात करेंगे उसके। यदि आप कोई सजेशन दें, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो आप अपनी समस्याएं बताएंगे। और बच्चा म्यूजिक में कैसा है, डांस में कैसा है, राइटिंग कैसी है, पढ़ाई लिखाई में कैसा है, अपन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो उनसे आग्रह किया जाता है कि आप आइए और अपन इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो 100% तो लोग अभी भी नहीं आते, पर अभी जो पेरेंट्स के आने का आंकड़ा है वो लगभग 80% तक पहुंच गया है। वैसे अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ग्रामीण पेरेंट्स, कि पढ़े लिख कर भी तो खेती करना है आपको, तो उन्हें कैसे समझाओगे आप? देखो, उनके लिए मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि देखिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसका खेती करने का भी तरीका अलग होगा। यदि वो पढ़ा लिखा बच्चा चाय भी बेचेगा तो उसका अपना एक अलग तरीका होगा चाय बेचने की। जैसे अभी ट्रेंड में चल रहा है कि वो रेस्टोरेंट भी स्टार्ट करेगा, पकोड़े भी बेचेगा, तो उसका अपना एक अलग स्टाइल होगा। तो पढ़ लिखने के बाद जो भी काम करता है व्यक्ति, तो वो उसमें उसका तरीका अलग होता है, सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वहीं यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति खेती करे, अनपढ़ व्यक्ति चाय की दुकान लगाए, अनपढ़ व्यक्ति रेस्टोरेंट स्टार्ट करे या वो अपना अन्य कोई काम करे, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनका सक्सेस परसेंट जो है वो पढ़े लिखे व्यक्तियों की तुलना में कम होता है। इसलिए हर आदमी को तो नौकरी लगेगी नहीं, कुछ ना कुछ व्यवसाय उसको करना पड़ेगा जीवन यापन के लिए। तो यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, तो वो अपने व्यवसाय को अच्छे से कर पाएगा। अगर हम पास्ट और प्रेजेंट कंपेयर करें, तो पुराने गवर्नमेंट स्कूल और आज के गवर्नमेंट स्कूल में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए? हाँ, काफ़ी चेंजेस आए हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स ने भी अपने आप को अपडेट किया है, टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग किया है, सुविधाएं पहले से ज़्यादा बढ़ी है। गवर्नमेंट जो सहयोग स्टूडेंट्स को देती थी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, अब उनकी वेराइटीज़ बढ़ी हैं। इट मीन्स पहले सिर्फ स्कॉलरशिप मिला हुआ करती थी, अब बच्चों को स्कॉलरशिप के साथ साथ साइकिल मिल रही है, स्कूटी मिल रही है। जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उनके द्वारा पढ़ाई की जा रही है। बहुत सारे स्कूल्स में इंटरेक्टिव पैनल लग गए हैं। जो टीचर्स हैं वो मिनी पीएससी के थ्रू सेलेक्ट होके आ रहे हैं। तो टीचर्स की भी क्वालिटी सुधरी है और सुविधाओं की भी क्वालिटी सुधरी है। पहले और आज के गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत परिवर्तन आ गया है। आज के जो स्कूल हैं वो अपडेट हो चुके हैं। और प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल के क्या डिफरेंस है? देखिए, यहाँ छोटी सी एक बात होती है जिसकी वजह से इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। छोटी सी बात ये है कि प्राइवेट स्कूल्स के ऑनर, प्रिंसिपल्स, टीचर्स ये मानते हैं कि बच्चों के भविष्य से हम लोगों का भविष्य जुड़ गया है। इट मीन्स यदि बच्चों का भविष्य अच्छा बनाएंगे हम, तो हमारे पास बच्चे बढ़ेंगे, हमारा भविष्य अच्छा होगा। यदि हमको 12th में, 10th में बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, लोगों को पता चलेगा पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो स्कूल की पब्लिसिटी बढ़ेगी, निश्चित रूप से बच्चे बढ़ेंगे, तो हम लोग का विकास होगा बच्चों के विकास के साथ साथ। पर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स ये मान के बैठ जाता है कि भाई मेरी तो सैलरी फिक्स है, मुझे इतना ही पढ़ाना है, मेरे से ज़्यादा सैलरी वाला टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो मैं क्यों पढ़ाऊँ। ये सब चीज़ें लेके बैठ जाते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं, जबकि संसाधन हम लोगों से ज़्यादा अच्छे उनके पास है। उनके पास फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनके लिए हमको पैसे खर्च करने होते हैं, उनको गवर्नमेंट खुद दे देती है। तो वो यदि चाहें तो उन सब चीज़ों का उपयोग करके हम लोगों से अच्छा कर सकते हैं। और एक समस्या ये है कि वर्तमान समय में समाज ने टीचर्स को एक अपराधी घोषित करने का प्रयास कर लिया। जैसे किसी टीचर ने किसी बच्चे को डांट दिया, धोखे से एक आध झापड़ मार दिए, तो पूरा समाज जो है उसको अपराधी घोषित करने के लिए लग जाता है। भाई हाँ, एक दो लोगों से वास्तव में ऐसी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से बच्चे को नुकसान हुआ है, तो अब ऐसे एक दो लोगों की वजह से सारे टीचर्स समाज को अपराधी घोषित कर देना अच्छी बात नहीं है ना।
तो गवर्नमेंट टीचर्स को भी स्वतंत्रता दी जाए कि नहीं, ये बच्चा 6 घंटे स्कूल में रह रहा तो 6 घंटे बच्चा आपका है, आप इसको डांट भी सकते हैं, पनिशमेंट भी दे सकते हैं। देखो, पनिशमेंट को मैं नहीं मानता है कि वो एक प्रकार की मार है, प्रताड़ना है, मैं उसे नेगेटिव मोटिवेशन मानता हूँ। नेगेटिव मोशन मीन्स भाई आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपके साथ ऐसा करूँगा, आप ये पढ़ाई करके नहीं आओगे, कल कंप्लीट नहीं करके आओगे तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। अब ये दूसरी स्टेज होती है, इसके पहले की स्टेज आपको पता ही नहीं है। इसके पहले की स्टेज ये होती है कि बच्चे को पहले पॉजिटिव मोटिवेट किया जाता है, बेटा देखिए आप बहुत अच्छा करने लगे हैं, कल ये करके आइए तो मैं आपको ये चीज़ दूंगा। ये पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, वैसा हम लोग पहले करते हैं, गवर्नमेंट के टीचर्स भी करते हैं, मोटिवेट करते हैं। फिर उसके बाद जब वो इस तरीके से बच्चा नहीं मानता है तो थोड़ा डांट के काम लेना होता है। डांट के नहीं मानता है तो कभी कभार उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना होता है या स्ट्रिक्टली उसके साथ बिहेव करना होता है। तो ऐसी स्थिति में समाज ये मान लेता है कि नहीं, वो तो टीचर्स ने यदि बच्चे को मारा है तो टीचर अपराधी है, उस पर ये धाराएं लगनी चाहिए। तो ये चीज़ें गलत है। समाज को, टीचर को एक अपराधी ना मानते हुए एक उसको टीचर ही माने तो ज़्यादा अच्छी बात है। टीचर्स पहले मतलब उन्हें समझाते हैं, जब नहीं समझते हैं वो उसके बाद में वो इस स्टेप पे आते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जिस टीचर ने ज़्यादा मारा है, मैं उनके सब्जेक्ट में अच्छा हुआ हूँ और उनका रिस्पेक्ट अन्य टीचर्स से ज़्यादा करता हूँ। आज भी वो जहाँ मुझे मिलते हैं मैं उनके पैर छूता हूँ। तो समाज को भी चाहिए कि जो पहले की गुरु शिष्य प्राचीन परंपरा है उसी को जारी रखें और ये नई नई बातों में ना आए। तो टीचर अपने आप को फिर क्या करता है, ये जब 2-3 बार टीचर ऐसी परेशानियों को फेस करता है तो अपने आप को अलग कर लेता है, भाई मैं पढ़ाऊंगा तो भी मेरा काम चल रहा है, नहीं पढ़ाऊंगा तो भी मेरा काम चल रहा है। जी सर, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को क्या वास्तव में ट्यूशन की ज़रूरत है? हाँ, ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, गवर्नमेंट जा रहा है या प्राइवेट जा रहा है, यदि उसका स्कूल में 80% बन रहा है तो यदि पेरेंट खुद घर में पढ़ाते हैं, घर में पढ़ाना भी ट्यूशन ही होता है। यदि खुद के पास समय नहीं है, दूसरे के पास आप भेज रहे हैं, वो भी ट्यूशन है। यदि वहाँ भेज रहे हैं, स्कूल में 80% बन रहा है तो निश्चित रूप से वो 80 का 84 हो सकता है, 85 हो सकता है, 90 हो सकता है। अब चूंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, हम लोग जब पढ़ते थे 60% बन गए, 62 बन गए, फर्स्ट डिवीजन आ गए, काफ़ी होता था रिजल्ट। पर अब पेरेंट्स दूसरे का सुनते हैं, उसके तो 99.9% बने, उसके 98 बने, तो वो भी चाहता है कि मेरे बच्चे के भी इतने परसेंट बनने चाहिए। तो बच्चा स्कूल से पढ़ के आता है, फिर वो घर पे भी थोड़ा पढ़ाते हैं, टाइम नहीं रहता तो ट्यूशन्स भी भेजते हैं और उसके प्रभाव भी देखने को मिलते हैं कि उसके रिजल्ट जो है, यदि स्कूल के भरोसे 90% आ रहे थे, यदि पेरेंट ने हेल्प की, किसी ट्यूटर ने हेल्प की, तो उसके जो 90% है वो 95 तक पहुँच जाते हैं, 91 तक पहुँच जाते हैं, 92 तक पहुँच जाते, तो भाई प्लस में तो जाते ही हैं। तो इसलिए ट्यूशन्स को भी एकदम गलत नहीं मानना चाहिए। पर हाँ, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चे के परसेंट नहीं देखें, बच्चे का सर्वांगीण विकास देखें। ठीक है, उसके स्कूल के भरोसे 80% बन रहा है तो उसको स्पोर्ट्स का भी समय दें, सोशल भी बनाएं, उसको रिश्तेदारों से भी मिलाएं, जो डेली रूटीन के वर्क हैं उनसे भी उसको अवगत कराएं कि भाई इस महीने घर का बिल जो है हर महीने 300 रुपये आता था, इस महीने 800 रुपये आ गया। इसके पीछे की वजह भी बताएं कि हमने इस महीने जो है गर्मी ज़्यादा होने की वजह से कूलर्स चलाए, हमारा फ्रिज ने बिजली ज़्यादा ली, इस वजह से बिल ज़्यादा है। तो वो सामान्य चीज़ों को भी समझे कि भाई जो बिजली ठीक करने आता है उसको इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, जो नल ठीक करने आता है उसको प्लम्बर कहते हैं। इन सब कामों में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनके रेट्स क्या है, ताकि वो जब अपनी घर गृहस्थी संभाले तो पहले से उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहे। तो परसेंट ही प्रमुख नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है बच्चा सामाजिक बने। यदि बच्चा सामाजिक हो गया तो उसकी पढ़ाई अपने आप सुधर जाएगी। तो बच्चे को सिर्फ पढ़ाई में एंगेज नहीं रखें और सारी चीज़ें समझाएं। हम लोग जब पढ़ा करते थे तब उस समय 6 से इंग्लिश स्टार्ट हुआ करती, 6 से ABCD पढ़ते थे। पर हम लोगों के बैच के भी बच्चे जो आज अपने व्यवसाय में लगे हैं, उनकी इंग्लिश आज के बच्चों से ज़्यादा अच्छी है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। तो जब किसी को जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उस समय वो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट से गेन करता है, ज़्यादा प्रभावी तरीके से सीखता है जब उसको उसकी नीड होती है तब। तो बच्चे का आप सर्वांगीण विकास करें, सिर्फ परसेंट को ना देखें। आजकल बच्चों को नर्सरी से ट्यूशन भेज देते हैं, कितना सही है ये?
देखिए वो तो ट्रेंड है कि मेरे पड़ोसन ने या पड़ोस वालों ने अपने बच्चे को ट्यूशन भेजा है, तो मुझे भी अपने बच्चे को ट्यूशन भेजना है, क्योंकि पैसे थैली में मैं भी उससे पीछे नहीं हूँ। तो ये कंपटीशन है, पर इतने छोटे बच्चों को तो ट्यूशन नहीं भेजना चाहिए। नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट, सेकंड, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है उसमें नर्सरी से सेकंड क्लास तक के बच्चों को फाउंडेशन स्टेज में रखा है। इस स्टेज में कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। इसमें बच्चों को स्कूल बुलाना है, खेलने देना है, मर्जी से अपने कपड़े गंदे करे, ग्राउंड में खेले, मिट्टी से खेले, पेंटिंग करे, ड्राइंग करे, चाहे जो मर्जी करे, उनके एग्ज़ाम नहीं लेना है। उन्हें सेकंड क्लास से थर्ड क्लास तक वैसे ही प्रमोट करना है, और जो एग्ज़ाम्स है वो थर्ड क्लास से स्टार्ट होंगे। सर, लोग प्राइवेट स्कूल्स में इतनी फीस देकर के बच्चों को इसलिए भेजते हैं ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिले, ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इसके बावजूद वो ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है उन्हें। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ट्रेंड में है कि बच्चा स्कूल में भी 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद आप ट्यूशन्स के लिए भी भेज रहे हैं उसको। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा स्कूल में जो पढ़ के आया है उसको घर पे ही रिवाइज कर ले तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है बनस्पत ट्यूशन जाने के। भाई वो स्कूल से आएगा, फिर आधा 1 घंटा उसको ट्यूशन जाने को लगेगा, यदि दूर है तो इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। फिर ट्यूशन एंड होगी, फिर आप उसको लेके आओगे तो वो भी समय वेस्ट होगा। इन सब के कारण बच्चा जो है फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर पाता है, और उसका जो शारीरिक विकास जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो आप पहले तो स्कूल अच्छा सिलेक्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट ही सिलेक्ट करें, गवर्नमेंट ही सिलेक्ट करें। जिस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है वो स्कूल सिलेक्ट करें। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक आध सब्जेक्ट में किसी स्कूल में पढ़ाई कमज़ोर हो रही हो, वहाँ का वो टीचर इतना प्रभावी नहीं हो पढ़ाने के लिए, तो आप एक आध विषय के लिए किसी की हेल्प ले सकते हैं। पर सारे विषय के लिए रोज़-रोज़ ट्यूशन भेजना, इसको मैं अलाउ नहीं करता हूँ, इसका पक्षधर नहीं। सर, जैसे जो 10th क्लास या 12th क्लास के बच्चे हैं, अभी हम देखते हैं, जैसे आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो ट्रेंड में अभी तो सारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो उन्हें भी ज़रूरत है ट्यूशन की, या फिर वो ट्रेंड के हिसाब से जा रहे हैं? हाँ, देखिए ये एक टाइप का अंधानुकरण है। अंधानुकरण इट मीन्स वो जा रहा तो मेरा बच्चा भी जाएगा। पेरेंट्स ये नहीं देखते कि मेरे बच्चे के मैथ में ऑलरेडी 99 मार्क्स आते हैं, 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, पर फिर भी उसे मैथ की ट्यूशन भेजना है। मेरे बच्चे के इंग्लिश में 40 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100, तो मुझे इंग्लिश की ट्यूशन भेजना चाहिए, ना कि मैथ की भेजना चाहिए। तो अब चूंकि बच्चा जिद कर रहा है कि मेरे फ्रेंड्स वहाँ जाते हैं तो मुझे वहीं ट्यूशन जाना है, मैथ की जाना है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वास्तव में बच्चा कमज़ोर है, इससे ट्यूशन की आवश्यकता है, नहीं है तो किस सब्जेक्ट में है, उसको पहले फाइंड आउट करना चाहिए, उसके बाद फिर ट्यूशन्स भेजना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि टीचर्स अच्छे हैं तो जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसे ही घर जाके रिवाइज करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सर, हर साल या 2-3 साल में स्कूल की फीस बढ़ाई जाती है, तो ये किस आधार पर बढ़ाई जाती है और क्यों बढ़ाई जाती है? हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है फीस के बारे में। अभी MP गवर्नमेंट ने फीस रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया है। इसमें कोई भी स्कूल जिसकी फीस 25,000 से एबो है, 25,000 से ज़्यादा है, वो अपनी फीस को सिर्फ 10% बढ़ा सकता है प्रतिवर्ष। और यदि 10% से 10% से ज़्यादा इंक्रीज करना है, 10% से ज़्यादा बढ़ाना है, तो उसे अपने ज़िले के शिक्षा अधिकारी से परमिशन लेनी होगी, रीजंस बताने होंगे, तब वो अपनी फीस इंक्रीज कर सकता है। पहली चीज़। अब 25,000 से कम वालों के लिए क्या? जिन स्कूलों की फीस 25,000 से कम है, वो यदि अपनी फैसिलिटीज़ बढ़ाते हैं, अपने टीचर्स की सैलरी बढ़ाते हैं, तो अपने फीस को इंक्रीज कर सकते हैं। उनको कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि वो 10% इंक्रीज करे, 25 करे या 50 करे 25,000 के अंदर। पर इसके लिए भी उन्हें अपना एक लेटर बना के DO कार्यालय को भेजना होता है कि नए सत्र की हमारी फीस इतनी होगी। उसके बाद ये लोग फीस इंक्रीज कर सकते हैं। और फीस इंक्रीज करने के पीछे वजह ये होती है सामान्यतः कि स्कूल को आप अपडेट करना चाह रहे हैं। तो अपडेट करने के लिए आपने अपना जो पैसा था वो तो स्कूल को स्टार्ट करते वक्त लगा दिया। अब हर बार आप अपने पास का पैसा नहीं लगाओगे, तो फीस इंक्रीज करके उसका कुछ भाग टीचर्स की सैलरी में बढ़ा के कुछ भाग स्कूल को अपडेट करने के लिए आप लोग खर्च कर सकते हैं। और वही फीस आपको जो जायज़ है वही फीस बढ़ानी चाहिए, जितने में आपके सारे काम हो सके। सर, हम अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स, हमारे पड़ोसी ने जिस स्कूल में एडमिशन करवाया है पड़ोसी के बच्चों का, हाँ,
वो भी उसी स्कूल में करा देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि स्कूल में क्या फैसिलिटीज़ है, कुछ नहीं देखते वो। सो उन पेरेंट्स ने किस बेसिस पर स्कूल चूज़ करना चाहिए? आप यदि बच्चे के पेरेंट्स हैं, आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों, यदि आप स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उस स्कूल को मान्यता है या नहीं। पहले आप स्कूल की मान्यता देखें। सामान्यतः देखने में आया है कि हर स्कूल अपने स्कूल को सीबीएसई पैटर्न लिख देता है। तो वो देखें वास्तव में उसके पास सीबीएसई मान्यता है या सिर्फ एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो कर रहा है, वो चीज़ देखें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप वहाँ उस स्कूल का फीडबैक लें, जो पेरेंट्स वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो बताएं, उनसे आप जानकारी लें कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल कैसे हैं। यदि प्राइवेट स्कूलों के संदर्भ में बात करें तो स्कूल कितना फेमस है, कितना अच्छा है, ये वहाँ के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो वहाँ के प्रिंसिपल का पालकों के प्रति व्यवहार कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, पिछले कुछ वर्षों के उनके रिजल्ट देखें, रिजल्ट्स कैसे दिए हैं उस स्कूलों ने, वहाँ की फीस कितनी है। यदि फीस ज़्यादा है तो क्या आप उसको अफोर्ड कर पाओगे, यदि फीस कम है तो क्या आप कम फीस वाले स्कूल में जो उनका स्तर है उस स्तर पे आप बच्चों को पढ़ा पाओगे। ऑब्वियसली जिन स्कूलों की फीस कम होती है, हो सकता है कि वहाँ का स्टैंडर्ड ज़्यादा फीस वालों स्कूलों से थोड़ा कम हो। कई बार ये देखने में आया है कि बाकी फैसिलिटीज़ तो नहीं है, फीस कम होने की वजह से उन्होंने और फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ाई है, पर टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा होता है। तो आप ये सब चीज़ों को पता करें, अपने अपनी जो पेइंग कैपेसिटी है उस लेवल का स्कूल पसंद करें, वहाँ की पढ़ाई पता करें और उसके बाद एडमिशन करें। सर, अर्बन एरियाज़ के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें तो पता होता है कि किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं ये तो इन चीज़ों के बारे में उनके ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो वो कैसे ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं? हाँ, रूरल पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनके रिलेटिव के, परिचित के बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ का फीडबैक लें। अच्छा, इन लोगों के साथ एक समस्या और होती है कि वो अच्छा स्कूल पता होने के बाद भी अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि वहाँ से उनके गांव तक के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। तो जिस स्कूल की गाड़ी वहाँ जा रही होती है उस स्कूल में उन अपने बच्चे का एडमिशन कराना उनके लिए मजबूरी होती है। और मेरे हिसाब से यदि वो प्राइवेट में पढ़ाना चाह रहे हैं तो वहीं करवा देना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आप कब तक अपने बच्चे को लाना ले जाना करोगे, बारिश में, गर्मी में, ठंड में, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जहाँ से अच्छी है, यदि 3-4 स्कूलों की बसें आपके गांव में आ रही है तो आप पता करें कि कौन सा स्कूल अच्छा है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, वहाँ के प्रिंसिपल कैसे हैं, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के पिछले कुछ वर्षों के रिजल्ट्स कैसे हैं और स्पोर्ट फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ के कितने बच्चे स्टेट गए हैं, कितने बच्चे नेशनल गए हैं, इन सब चीज़ों का पहले पता करें, उसके बाद अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। सर, अगर फीस की बात करें तो क्या आपके टाइम में भी आपके स्टूडेंट लाइफ में फीस, स्कूल फीस या फिर बस फीस भरने में आपको मुश्किल होती थी? देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे तब प्राइवेट स्कूल हुआ ही नहीं करते थे, और मैं तो बहुत छोटी सी जगह, छिंदवाड़ा ज़िले में एक तामिया जगह है, वहाँ से पढ़ा हूँ पहली से 12th तक। तो मैं तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, तो मुझे तो ऐसी कोई समस्या गई नहीं। उसके बाद कॉलेज भी मुझे गवर्नमेंट मिला, तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ाई हुई। एक नॉमिनल फीस हुआ करती थी, वो मेरे पापा दिया करते थे, और इस तरह की प्रॉब्लम्स तो मैंने कभी फेस नहीं की। पर हाँ, मुझे उस चीज़ का एहसास रहता है हमेशा कि कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, और बहुत महंगी फीस वाले स्कूल में जब वो बच्चों को एडमिट कर देते हैं तो उनको रिजल्ट मिलना चाहिए जितना पैसा वो लोग खर्च कर रहे हैं। तो स्कूलों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपका स्टैंडर्ड है उसी लेवल की अपनी फीस रखें, और पेरेंट्स कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, जितना वो आपको फीस दे रहे हैं तो उनको रिटर्न मिले, बच्चे को उतनी चीज़ें आए जिस उद्देश्य से उन्होंने बच्चे को आपके स्कूल में एडमिट करा रखा है। बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि सुसाइड रेट बहुत बढ़ते जा रहा है? मेरा व्यक्तिगत वक्तव्य ये है इस विषय में कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल की दुनिया में चले गए हैं, सोशल नहीं हुए। अभी क्या होता है कि बच्चे को टीचर ने डांटा, बच्चे को पेरेंट्स ने डांटा, दूसरे दिन अपन देखते हैं कि वो फांसी पे लटक गया, उसने पॉइजन अटेम्प्ट कर लिया या किसी और तरीके का सहारा लेके अपने आप को का जीवन जो है वो समाप्त कर लिया। तो ये सब जो है अकेले रहने के कारण होता है, और जब बच्चा अकेला रहने लगता है तब आप उसको जान नहीं पाते हैं कि इसका अगला स्टेप क्या होगा, आप अनुमान नहीं लगा सकते।
कि ये क्या कर लेगा, क्योंकि बोलता कम है। जो व्यक्ति बोलता ज़्यादा है उसको आप उसके व्यवहार को समझ सकते हैं, अगला कदम उसका क्या होगा उसका अनुमान लगा सकते हैं। जो बच्चे मोबाइल की दुनिया में रहते हैं, पूरे समय मोबाइल के भरोसे रहते हैं, वो सोशल नहीं हो पाते, उनमें सहनशीलता कम हो जाती है, इस वजह से वो इस तरह के अटेम्प्ट करते हैं। हमारे ज़माने में बच्चे आपस में लड़ लेते थे, किसी ने 2 झापड़ मार दिया, उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। टीचर ने आज स्कूल में पिटाई लगा दी, घर पे और पिटाई पड़ती थी, उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। बच्चे जो है एकदम से इस तरह का कदम नहीं उठा पाते थे, क्योंकि वो मानसिक रूप से मजबूत होते थे। सर कोई भी बच्चा प्रिंसिपल के पास जाने से डरता है, जैसे कि उनकी खुद की प्रॉब्लम हो या इस स्कूल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो ये स्टूडेंट और प्रिंसिपल के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक तरह से कोऑर्डिनेटर होते हैं टीचर्स और बच्चों के बीच में। तो प्रिंसिपल्स को चाहिए कि वो बच्चों से ऐसे व्यवहार बनाएं, उनके साथ ऐसा बिहेव करें कि बच्चे खुल के उनके सामने अपनी समस्याएं रख सकें। बच्चे ने एक बार कोई समस्या रखी, आप यदि उसको डांट दोगे तो वो दोबारा समस्या कोई लेके नहीं आएगा और दूसरे बच्चों को भी मना करेगा कि मैं ये समस्या लेके गया था, सर ने मुझे डांट दिया। तो प्रिंसिपल्स को चाहिए कि बच्चा कोई भी कंप्लेंट लेके आता है उसको आप सीरियसली सुने। कई बार वो कंप्लेंट बेवजह हो सकती है, बिना मतलब की हो सकती है, पर आप उसके सामने उस कंप्लेंट को बहुत ध्यान से सुने और उस पर रिएक्ट भी करें। जो पॉजिटिव हो सकता है उस पर रिएक्ट भी करें। वो यदि कंप्लेन कर रहा है कि मुझे ये टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप उन टीचर से कांटेक्ट कीजिए, उस बच्चे को सेटिस्फाई कीजिए, उसको चुप मत करिए, उसको सेटिस्फाई कीजिए कि वो कंप्लेंट लेके आया, उसके बाद आपने टीचर से बात की, उसकी जो समस्या थी वो सॉल्व हुई। या वो कंप्लेंट लेके आ रहा है कि किसी बच्चे ने उसे परेशान किया, कोई बच्चा उसे वर्क नहीं करने देता है, कोई बच्चा क्लास में उसका लंच ले लेता है, किसी भी तरह की वो समस्या लेके आता है, तो आप उसको ऐसा संतोष प्रदान करें, ऐसा उसकी समस्या का निवारण करें कि वो दोबारा अपनी समस्या लेके आपके पास आए। तो प्रिंसिपल्स को चाहिए कि वो निष्पक्ष रूप से हर बच्चे की समस्या को सुने और उस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास। जैसे हम टीचर्स की बात करें, प्रिंसिपल की नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर टीचर्स की बात करें, तो टीचर्स से मतलब बच्चे का जो रिलेशन वो अच्छा बनता है, बट प्रिंसिपल के साथ नहीं बनता है। हाँ, ये एक ऐसा चलन में रहा है कि प्रिंसिपल से बच्चे डरते हैं। टीचर्स भी ऐसा वातावरण कई बार बना देते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको प्रिंसिपल सर के पास ले चलूँगा, ले चलूँगी, और प्रिंसिपल सर आपको पनिशमेंट देंगे, पनिश करेंगे। तो इस तरह का ये जो परंपरा है इसको चेंज करने की आवश्यकता है। प्रिंसिपल को इस तरह से बिहेव करना भी नहीं चाहिए और प्रिंसिपल को इस तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत भी नहीं करना चाहिए कि प्रिंसिपल सर जो हैं वो बड़े कठोर स्वभाव के हैं, वो डांटते हैं, वो मारते हैं। नहीं, ये प्रिंसिपल का काम होता है बच्चे और टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। पहले टीचर्स को सम्मान मिलता था, बच्चे डरते थे, जैसे अगर टीचर्स दिख जाए तो वो छुप जाते थे, लेकिन आज के समय में ये नहीं होता है। क्या रीजन है कि टीचर्स का सम्मान नहीं होता? जैसे टीचर्स दिखते हैं तो उन्हें मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से। हाँ, इसके पीछे वजह ये है कि पेरेंट्स ने भी टीचर का सम्मान करना बंद कर दिया है। जैसे बच्चे ने जाके बताया कि मुझे आज वो टीचर डांट रहे थे, मान लो उस टीचर का नाम कोई सौरभ नाम का टीचर डांट रहा है, तो बच्चा जाके बताएगा घर पे पेरेंट्स को कि मुझे सौरभ सर ने आज डांटा। अरे वो सौरभ की इतनी मजाल, वो तेरे को डांट दे, इसको देख लूंगा, उसको तो मैंने बचपन से आज तक देखा है, मेरे सामने बड़ा हुआ है। तो जब पेरेंट रिस्पेक्ट नहीं करेंगे टीचर का, तो बच्चे भी टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को घर से समझा के भेजे कि आप स्कूल जाएंगे तो टीचर्स को गुड मॉर्निंग ग्रीट करेंगे, सुप्रभात करेंगे, नमस्कार करेंगे। उसके बाद टीचर्स जो भी चीज़ कहेंगे उसको मानेंगे। यदि टीचर्स आपको डांटते हैं तो किसी वजह से डांट रहे हैं, आप उसका जो जिस वजह से डांटा है उस कार्य को पूर्ण कीजिए, और यदि आप उस कार्य को पूर्ण नहीं कर रहे तो हम भी घर पे आपको डांटेंगे। ना कि आप उनसे ये कहें कि उन्होंने कैसे डांट दिया या उसने कैसे डांट दिया, मैं उसको देख लूंगा, मैं उससे बात करता हूँ। कई बार पेरेंट गुस्से गुस्से में बच्चे के सामने कॉल कर देता है टीचर को, और टीचर से इस तरह बात करता है कि वो बच्चे के मन में उस टीचर के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो खत्म हो जाती है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए और टीचर्स को भी चाहिए कि वो सब बच्चों के प्रति समान व्यवहार करे, ऐसा अपने आप को बच्चों के सामने प्रस्तुत करे कि वो आपको एक सम्माननीय ओहदा प्रदान करे और हमेशा आपका सम्मान करे। सर आप पिछले 20-25 सालों से इस फील्ड में हो जी। तो उस टाइम पर जो बच्चे थे, जैसे आपने बताया कि अभी पेरेंट्स अभी सम्मान नहीं करते हैं, पहले करते रहे होगे इसलिए बच्चे भी सम्मान करते थे,
तो उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था जो अभी नहीं हो रहा है? उस समय तो बहुत रिस्पेक्ट था भाई टीचर्स का। यदि टीचर ने स्कूल में पिटाई लगाई है या डांटा है तो घर आके उससे डबल डांट पड़ती थी। पेरेंट्स को पता चलता था कि इसने आज कोई उपद्रव स्कूल में किया है और इसको स्कूल में पनिशमेंट मिला है, दंड मिला है, तो स्कूल घर में भी उसको दंड मिलता था और हमको भी मिला है, तरीके से मिला है। तो एक बार तो हमारे साथ ऐसा वाक़या हुआ था कि हम लोगों ने जो लंच टाइम होता है उसके बाद वाला पीरियड भी जो है स्पोर्ट कर लिया था, कबड्डी खेल ली थी। उसके बाद जब हम लोग क्लास में गए तो टीचर ने हमको पनिशमेंट दिया, क्योंकि वो इंग्लिश का पीरियड था और इंग्लिश में वैसे ही हमारे कम मार्क्स आते थे। पर जब हम घर गए तो छोटी जगह थी, तो हमारे पहुंचने से पहले खबर जो है वो घर पहुंच गई कि आज तो आपके बच्चे को स्कूल में मार पड़ी है, इसके इंग्लिश में कम मार्क्स आए थे और इसका खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उस दिन तो पिताजी ने रात भर घर में घुसने नहीं दिया था, मारा अलग से था। तो उस समय ऐसी चीज़ों का पेरेंट भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाते थे। वो समझते थे कि टीचर ने मारा होगा या डांटा होगा तो कोई बच्चे की लापरवाही रही होगी, कोई गलती की होगी, इसलिए मारा डांटा होगा। पर आज के पेरेंट्स ऐसे नहीं, सबके एक ही बच्चे होते हैं, उसको इतना लाड़ किया होता है कि यदि बच्चे को टीचर ने आग उठा के भी देख लिया है तो वो टीचर पे चढ़ाई करते हैं। ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए आपके साथ में अभी? बहुत होते हैं। अभी लास्ट ईयर एक बच्चे ने घर जाके बता दिया कि देखो मेरे गाल पे निशान है। तो पेरेंट्स ने पूछा भाई क्यों? बच्चा रोने लगा अपने आप। फिर पेरेंट्स अपने आप उसको उकसा के पूछ रहे हैं कि क्यों बेटा, तेरे को किसी टीचर ने मारा? तो एक दो बार तो बच्चे ने कुछ नहीं कहा। फिर जब बार बार उससे फोर्सली पूछने लगे बेटा तुझे टीचर ने मारा, तो उसने कहीं धीरे से ऐसी गर्दन हिला दी। पेरेंट्स तो 3-4 पेरेंट्स को और साथ में लेके स्कूल आ गए कि वो हमारे बच्चे को देखो गाल पे निशान है, ऐसी उंगलियों के पूरे ऐसी लाइनें बनी हुई है। और मैंने भी देखा तो वास्तव में उसके गाल पे ऐसी लाइनें थी। अब टीचर चूंकि घर जा चुके थे तब पेरेंट आए, ऑब्वियसली छुट्टी होती तो टीचर्स भी घर जाते हैं, बच्चे भी घर जाते हैं। अब टीचर्स घर जा चुके थे तब पेरेंट्स आए और इस तरह से उन्होंने बदतमीजी से बातें की। और फिर मैंने टीचर को कॉल किया कि सर ये पेरेंट्स आए हुए हैं, मैम ये पेरेंट्स आए हुए हैं और ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं, इनके बच्चे को आपने गाल पे मारा, उंगलियां, पेरेंट्स का कहना है कि उंगलियों के निशान है। तो टीचर ने कहा नो सर, हमने तो इस तरह का आज कोई पनिशमेंट नहीं दिया, पर इसको सोने की आदत है तो ये बैग पे सर रख के ऐसा सो गया था, तो इसके गाल पे हो सकता है बैग के निशान बने होंगे। तो सारे रूम्स की रिकॉर्डिंग होती है हमारे पास, तो हमने रिकॉर्डिंग देखी, पेरेंट्स के सामने इसको खोल के देखा। तो वास्तव में वो बच्चा करीब 1 घंटे डेस्क के ऊपर बैग रख के, बैग के ऊपर ऐसा गाल रख के ऐसा सोया हुआ था। और जब उठा तो कैमरे में भी उसके गाल पे निशान दिखाई दे रहे थे। तब पेरेंट्स शांत हुए और उसके बाद फिर अब बगैर कुछ बोले चुपचाप अपने घर चले गए। तो पेरेंट्स को भी चाहिए पहले वस्तु स्थिति क्या है उसका पता करें और उसके बाद फिर कोई रिएक्ट करे। सर एग्जाम्स के दौरान कोई फनी इंसिडेंट हुए हैं, जैसे कि बच्चों ने जो पेपर है एग्जाम्स है उसमें कुछ अलग टाइप से लिखा हो ऐसा? हाँ, आजकल के बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, खासतौर से बॉयज़। लड़कियां तो यदि किसी क्लास में 20 हैं तो 17 या 16 पढ़ाई में अच्छी होती हैं, 2-3 ही जो है पढ़ाई में कमज़ोर होती है। बॉयज़ यदि किसी क्लास में 20 है तो 20 में से 2-3-4 ही अच्छे होते हैं, बाकी सब वैसे ही होते हैं। पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट कम होता है, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो लोग इस तरह की हरकतें कर देते हैं कि मैम ये मैं इसमें 100 रुपये का नोट रख रहा हूँ और या 500 रुपये का नोट रख रहा हूँ। और ये लोकल एग्जाम्स में नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा होता है। हमारे टीचर्स या हम लोग जब बोर्ड की कॉपियाँ चेक करने जाते हैं तो उसमें नोट लिखा होता है कि रिस्पेक्टेड सर, मैं एग्ज़ाम के समय बहुत बीमार था, मेरे पापा की डेथ हो गई थी, इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। इस एग्ज़ाम में तो आप ये 500 रुपये रख लीजिए और मुझे मार्क्स दे दीजिए, उसके बाद मैं अगले एग्जाम में बिल्कुल बहुत ज़्यादा तैयारी करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने वाला हूँ। या इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज उसमें लिखी होती है। कई बार आंसर ऐसे लिखे होते हैं जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता है। खासतौर से बॉयज़ की आंसर शीट्स ऐसी होती है। तो इस तरह के बहुत सारे फनी इंसिडेंट होते हैं जो बच्चे नहीं करना चाहिए और वैसा कर देते हैं। और सबको पता होना चाहिए कि ऐसा करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। आजकल जो कॉपियाँ चेक होने का जो तरीका है वो बदल गया है। एक कॉपी जो है होती है वो 3 लोगों के पास जाती है और 3 लोगों से चेक होने के बाद फिर जो हेड वैल्यूअर है वो उस पर साइन करता है, फिर आपके मार्क्स चढ़ते हैं। सर अगर आपको अपना पोता या पोती को पढ़ाना है, एक प्राइवेट स्कूल और एक पास का कोई गवर्नमेंट स्कूल, तो आप कौन सा चूज करेंगे और क्यों करेंगे? मैं तो प्राइवेट स्कूल में ही भेजना पसंद करूँगा। वजह यह है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कागज़ों में तो बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है, पर जब आप ग्राउंड पे जाते हैं
तो वहाँ पे जीरो फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती है। और अभी आप पिछले कुछ वर्षों के रिजल्ट उठा के देख लीजिए, 10 वर्षों के रिजल्ट उठा के देख लीजिए, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने ही दिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल इस मैटर को लेकर लापरवाही करते हैं कि पढ़ाई को जो है उतना लेवल पे नहीं ले जा पाते जहाँ तक उनको जाना चाहिए। जितनी फैसिलिटीज उनके पास है उनका प्रॉपर उपयोग वो नहीं कर पाते। सर क्या किसी पेरेंट ने ऐसा कहा है कि मेरे बच्चे को पास करा दीजिए या 70-80% दिला दीजिए, पैसे की कोई टेंशन नहीं है? कई बार ऐसा पेरेंट्स करते हैं। तो आप इसे कैसे हैंडल करते हो फिर? देखिए, आप तो सारी चीज़ें उनके सामने रख दी जाती है कि पहले कभी हुआ रहा होगा ऐसा, पर अब तो ये सब चीज़ें संभव नहीं है। सारी क्लासेस के जो रिजल्ट है ओपन है और 8 तक तो कोई बच्चा फेल होता नहीं है। गवर्नमेंट भी कह रही है कि इनको इंटरनल मार्क्स के बेस पे आप लोग पास कीजिए, इसका साल भर व्यवहार कैसा रहा उसके बेस पे आप इनको पास कीजिए। नहीं हो रहा तो वो चीज़ें सुधारिए, फिर पास कीजिए। किसी बच्चे का साल खराब नहीं करना है। 8 तक तो सामान्यतः ऐसा होता नहीं। और बोर्ड में कोई संभावना नहीं है कि आप उनकी कोई हेल्प कर पाओ। बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसकी आप कोई हेल्प नहीं कर सकते, या बच्चा कमजोर है तो आप उसको पास अब के समय में नहीं करवा सकते। सभी प्रिंसिपल इतने सख्त क्यों रहते हैं? हाँ, देखिए, प्रिंसिपल्स को स्कूल में डिसिप्लिन बनाए रखना होता है। यदि वो सख्त नहीं होगा टीचर्स के साथ, बड़े बच्चों के साथ, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके साथ, तो हर आदमी की फितरत होती लापरवाही, तो लापरवाह हो जाएंगे। यदि प्रिंसिपल सख्ती से काम नहीं लेगा, डांटेगा नहीं, प्रॉपर काम नहीं करवाएगा, तो प्रिंसिपल को सख्त होना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन मेन होता है। डिसिप्लिन अच्छा है तो सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाती है। तो प्रिंसिपल को सख्त होना तो ज़रूरी। आप अपनी सफलता में किस किस का योगदान मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स का होता है। उन्होंने मुझे स्वतंत्र छोड़ा, कभी किसी चीज़ को लेकर इंटरफेयर नहीं किया, जब जो सहयोग मांगा उन्होंने दिया। और दूसरी चीज़ कि आपका स्टाफ बहुत शानदार होना चाहिए। तो मेरा स्टाफ हमेशा बहुत बढ़िया रहा, जिन्होंने मुझे हर मुकाम पे जो है सहयोग प्रदान किया। जो मैं उनसे एक्सपेक्ट करता था वो चीज़ें उन्होंने दी, क्योंकि उनको वो मैं सुविधाएं उपलब्ध कराता रहा कि अपने को रिजल्ट अच्छा देना है, इसके लिए आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है वो आप मांगिए, वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो मुझे मेरे स्टाफ ने, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ ने कोऑपरेट किया। और प्रिंसिपल्स को सारे प्रभारों से मुक्त होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो स्वतंत्र मन से डिसीजन ले सके। डिसीजन मेकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मेरे स्टाफ ने मुझे डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र रखा। समय समय पर जब जो डिसीजन उचित रहा वो मैं लेता रहा और इस मुकाम तक पहुंचा। तो मेरा स्टाफ और पेरेंट्स, इन सभी लोगों का मुझे सहयोग रहा। साथ ही साथ पेरेंट्स लोगों ने भी सहयोग किया। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि नहीं, हम बच्चे को भेज रहे हैं, सही हाथों में सौंप रहे हैं, तो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। और वास्तव में मैंने अपने जितने प्रयास हो सकते थे अच्छा रिजल्ट देने के, स्कूल को अच्छा बनाने के, वो की। सर आपके फेवरेट बच्चों का बहाना कौन सा है जो आप 1000 बार सुन चुके हो? सर मैं बीमार था, सर मेरे पापा को ऐसा हो गया था, सर इसलिए ऐसा नहीं कर पाया। तो इस तरह के बहाने जो है रेगुलर सुनने को मिलते हैं। एक प्रिंसिपल के तौर पर आप स्टूडेंट में कौन सी गलती देखकर सबसे ज़्यादा दुखी होते हो? हाँ, जब बच्चों को ऐसे हम लोग मुल्ताई में घूमते हैं, बच्चों को मोटरसाइकिल पे 3-4 बैठे हुए देखते हैं और स्पीड से मोटरसाइकिल चलाते हुए देखते हैं, ये चीज़ें सामान्य देखने में मिल जाती हैं। तो तब दुख होता है कि नहीं, इन बच्चों का किसी दिन एक्सीडेंट हो सकता है, इनके पेरेंट परेशान हो सकते हैं, हम लोग परेशानी में पड़ सकते हैं। एक ये समस्या देखने को मिलती है। जब किसी के बारे में सुनते हैं, देख तो नहीं पाते, सुनते हैं कि वो आजकल सिगरेट पीने लगा है या शराब पीने लगा है या गुटखा खाता है, तम्बाकू खाता है, ड्रग लेने लगा है। तो इस तरह की जब बातें सुनाई देती तो बहुत दुख होता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे इस लाइन पे चल दिए हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत गलत होती है। ये सिर्फ आपको नहीं, पूरे परिवार को पीछे ले जाने का काम करती हो। ग्रामीण पेरेंट्स लापरवाह होते हैं या सपोर्टिव? देखिए, जहाँ तक उनको ज्ञान होता है उसका तो वो उपयोग करते हैं, पर उनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है कि बच्चे को किस चीज़ में कितना पढ़ाया जाना चाहिए, अच्छी पढ़ाई क्या होती है, स्पोर्ट्स अच्छा है या नहीं है। वो उनको जितना ज्ञान होता है उसके हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि हमको अच्छे स्कूल में भेजना है, बस। अब अच्छा क्या है ये भी उनको नहीं पता होता है। अच्छी पढ़ाई क्या है ये भी पता नहीं होती है। कई जो माएँ हैं मजदूरी करती हैं, उनका कहना होता है कि मैं 2 दिन महीने में ज़्यादा मजदूरी कर लूँगी पर अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजूँगी। बस उनको अच्छे स्कूल में भेजना पता होता है, इसके आगे की कुछ चीज़ें पता नहीं होती है। अच्छा स्कूल कौन सा है, अच्छे टीचर्स क्या होते हैं, अच्छी पढ़ाई क्या होती है,
ये चीज़ें उनको बेचारों को पता नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब स्कूल में एग्ज़ाम्स का समय होता है तब उनकी खेती-बाड़ी का समय होता है, कटनी का समय होता है। कई बार वो बच्चों को उसमें एंगेज कर लेते हैं, उस वजह से बच्चों की पढ़ाई जो है पीछे चली जाती है। पर वो जितनी उनको जानकारी होती है, जितना ज्ञान होता है, उस हिसाब से वो कोऑपरेटिव नेचर के ही होते हैं। कभी अनावश्यक परेशान भी नहीं करते। सर बच्चों को मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए उनके पेरेंट्स से क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम लोगों ने स्कूल की तरफ से मोबाइल पे कुछ भी मटेरियल डालना या मोबाइल पे पढ़ाना बंद कर दिया है। पेरेंट्स से भी मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं थे। मोबाइल एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चा किस लाइन पे चला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अभी मोबाइल्स पे बहुत सारे गेम्स आ गए हैं। बच्चों का समय मोबाइल पे कैसे बीत जाता है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ना पेरेंट्स को पता चलता है ना बच्चों को पता चलता है। तो यदि बहुत ज़रूरी नहीं हो तो इस तरह के मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल कम से कम बच्चों के हाथ में ना दें। सर कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये अच्छा नहीं है, तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मेरा जहाँ तक ज्ञान है उस हिसाब से किसी ज़माने में भारत विश्वगुरु रहा है और उसमें सुधार ही हुआ है कंटिन्यू, शिक्षा के तरीके में, शिक्षा की पद्धति में। तो अभी भी भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत शानदार है, बहुत मस्त है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। मेरा मानना है कि वे ही बच्चे इस सिस्टम को दोष देते हैं जिन्होंने इसको समय नहीं दिया है, पढ़ाई नहीं की है। जो पढ़ाई में कमज़ोर है वो उसमें अवगुण निकाल रहे हैं, वो गलत बात। सर क्या आप भी रील्स देखते हैं? नहीं, मैं रील्स नहीं देखता हूँ, मैं इंस्टा नहीं चलाता हूँ। हाँ, मैं फेसबुक और व्हाट्सअप मैसेज पढ़ने के लिए उनका यूज़ करता हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे एपिसोड में आए। थैंक यू। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच इस एपिसोड को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो आपको पता ही आपको 3 चीजें करनी है: लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और कमेंट्स में बताइए आपके थॉट्स एजुकेशन सिस्टम पर, स्टूडेंट प्रिंसिपल रिलेशन पर, स्पोर्ट्स और स्टडीज बैलेंस के बारे में, और नेक्स्ट एपिसोड में कौन से टॉपिक सुनना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग मेहमान के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे